अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर की सियासत में आज एक और तारीख़ी और मार्का आराई से भरपूर दिन का सूरज गुरूब हो चुका है। तीसरे मरहले में पूंछ डिवीज़न के अजला, बाग और हवेली के 4 हलकों में वोट डाले गए। यहाँ 4,60,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद गिनती जारी है और जल्द नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ये नताइज आज़ाद कश्मीर के सियासी मुस्तक़बिल का हतमी फ़ैसला कर देंगे। अब तक के इंतखाबी नताइज का मंजरनामा नहायत दिलचस्प है, हैरानकुन भी है। इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न की कुल 13 नशिस्तों पर मुकाबला हुआ, जहां मुस्लिम लीग नून ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 9 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी और पीपल्स पार्टी यहां से सिर्फ और सिर्फ 4 नशिस्तें ही हासिल कर सकी। दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 और मुहाजिरीन की 12 यानी मजमूई तौर पर 21 सीट्स पर वोटिंग हुई और यहाँ भी मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी रहा और इसने 15 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। पीपल्स पार्टी के हिस्से में इस मरहले में सिर्फ 6 नशिस्तें आईं। अब तक की मजमूई पार्टी पोजीशन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून 24 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है, जबकि पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। मुस्लिम लीग नून अमली तौर पर हुकूमत बनाने की इंतहाई मजबूत पोजीशन में आ चुकी है और इसे अब महज चंद जो अरकान हैं, मज़ीद चंद सीट्स हैं, 3 सीट्स हैं टू बी प्रिसाइज, वो ही चाहिए ताकि वो बग़ैर किसी रुकावट के इक़्तिदार का ताज अपने सर सजा सके। लेकिन नून लीग यहाँ इक़्तिदार में आ जाएगी, यानी आज़ाद कश्मीर में उनका वज़ीर आज़म होगा, उनकी हुकूमत होगी, लेकिन वफाक में उनकी हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है। ये फ़ैसला किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि वो कानून साजी के मामलात में कायम कमेटियों में दीगर जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट नहीं करेगी और ये उसका आप कह लीजिए गुस्सा है, उसकी नाराज़ी का इजहार है, उसकी अब नई सियासी हिकमत अमली है। लेट्स सी कि क्या वज़ीर आज़म इस सब पर नज़रसानी के लिए दरख्वास्त करते हैं, क्या मामला ठंडा होता है या नहीं होता। और इस बीच हमने ये भी देखा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ज़ाहिर है लफ्ज़ी जंग हुई, इल्ज़ाम तराशी हुई, गर्मा गर्मी हुई, सिंध हुकूमत पर तनकीद, पंजाब हुकूमत पर तनकीद, और इस बीच जो इत्तेहाद है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का, उसको लेकर कई सारे सवालात मौजूद रहे। लेकिन ये सियासत है और यहाँ चीज़ें अचानक बिगड़ती भी हैं और फ़ौरन संभल भी जाती हैं। के तनाजुर में चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एग्जैक्टली पूरा दिन आज का जो मरहला था, तीसरा मरहला जो कि पहले आज कंप्लीट हो जाना था ये मामला, लेकिन इसको थोड़ा सा मज़ीद आप कह लीजिए कि एक्सटेंड किया गया है। तो आज की जो दिन भर की कार्रवाई है, किस तरह का दिन गुजरा, क्या शिकायत मौसूल हुई, क्या मामलात रहे, ये हम अपने रिपोर्टर से जानने की कोशिश करेंगे। बशारत मुग़ल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बशारत, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये एग्जैक्ट आज का दिन जो है ये किस तरह से गुजरा है, इंतखाबी अमल जो है ये किस तरह कंक्लूड हुआ है, किस तरह मुकम्मल हुआ है, खुश असलूबी से गुजरा या यहाँ शिकायत आती रही हैं? सुबह से अभी तक जो बात पोलिंग स्टेशन जिला बाग से 4 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ पर वक्त जो इलेक्शन शुरू नहीं हो सका था, वहाँ जो 2 सियासी जमातों के कारकुनान के दरमियान आपस में तले कलामी, उसके बाद पोलिंग को बंद कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने फौरन नोटिस लेते हुए ये जो बाग के पोलिंग स्टेशन है 109 है, 110 है, 61 है और इस तरह ये 4 स्टेशन जो थे इनके ऊपर दोबारा पोलिंग का अमल अब जारी है। हवेली आज़ाद कश्मीर से भी हमारे पास जो जहाँ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हल्का इंतखाब में इस वक्त वहाँ से उम्मीदवार है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ पोलिंग स्टेशन नंबर 109, 110, 61 और 41 की बात हो रही है। वहाँ भी थोड़ी गड़बड़ हुई है और जो आपस में जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग हैं उनके दरमियान तले कलामी इलेक्शन के प्रोसेस को रोक दिया गया था, अब दोबारा वहाँ भी जारी है। आज़ाद कश्मीर में चूँकि इलेक्शन हो रहा है, हर जगह कारकुनान भी आमने सामने जोश व जज्बे से लोग अपना वोट भी पोल कर रहे हैं। और 4 इंतखाबी हल्कों में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि अहले बाग से सरदार अतीक अहमद खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, ये इस वक्त इस इंतखाबी हल्के से हैं, और सरदार फैसल और मुबशर एजाज जिनका पीपल्स पार्टी से है, साजिद इकबाल यहाँ से उम्मीदवार है, वो भी इस हल्के से, और 21 उम्मीदवार हैं इस वक्त। अहले 15 से मुस्लिम लीग नून के जो मुश्ताक मनास हैं और पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर है और जमात इस्लामी के मोहम्मद खान है, और इसी हल्का इंतहाब से सरदार तनवीर असलियात जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है वो भी हिस्सा ले रहे हैं और 30 उम्मीदवार हैं टोटल इसमें। पहले 16 की अगर बात की जाए तीसरे हल्के की, तो सरदार मीर अकबर जिन्ना चंद ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो है सरदार कमर ज़मान पीपल्स पार्टी से, और 22 उम्मीदवार यहाँ हैं इस वक्त। एलए जो 17 है हवेली आज़ाद कश्मीर, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर और चौधरी मोहसिन अजीज और अहमद नज़ीर समेत 9 उम्मीदवार है इस वक्त यहाँ इंतखाबी दंगल में जो इस वक्त बाकायदा शिकायतें कितनी दर्ज हुई इंतखाबी बेज़ाब्तगी की या दीगर मामलात जो मतलब आप कह लीजिए पोलिंग डे की शिकायत हैं, इलेक्शन सेल में इस तरह की कितनी शिकायत गई हैं अब तक?
अभी तक इलेक्शन सेल में यहाँ 4 शिकायतें मौसूल हुई हैं जिला बाढ़ से और 3 शिकायतें मौसूल हुई है हवेली आज़ाद कश्मीर से। और अभी थोड़ी देर कबल यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात हुई और उनका ये कहना है हमने क्योंकि रिस्पांस किया है और साथ उन्होंने ये कहा भी है कि हमने कोई भी ग्रोह है उसको भी खबरदार किया है कि कोई भी शख्स कानून हाथ में लेने की कोशिश न करे, अगर कोई करेगा तो कानून हरकत में आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक यहाँ जो इस वक्त इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में पुरअमन जारी है, तो हम मुख्तलिफ स्टेशन से होकर इस वक्त तले कलामियाँ लड़ाई झगड़े की वो सियासी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हाँ मालूमात आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको बशारत मुग़ल टाइम। एहतिशामुल हक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं एग्जैक्टली कश्मीर का सियासी टेम्परेचर और फिर वफाक पे पड़ने वाले जो उसके असरात हैं उस सब को देखने समझने की कोशिश करते हैं। एहतिशाम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये ज़ाहिर है इंतखाबी मरहला है और इंतखाबात में हमारे सियासतदान कहते हैं कि वो बहुत कुछ कहते हैं और अगले लम्हे जब वो फैसला हो जाता है कि कौन जीता कौन हारा तो वो सब कुछ भूल भाल के दोबारा एक हो जाते हैं, हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी इस बार इस मूड में लग नहीं रही है जो उन्होंने फैसला किया है कि वो कायमा कमेटियों में भी और दीगर मराहिल पे भी साथ नहीं देंगे हुकूमत का। आप समझते हैं कि कश्मीर के इलेक्शन का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली इस्लामाबाद पे आ रहा है और मुस्लिम लीग नून पे आ रहा है और शायद वो उसके लिए तैयार नहीं थे कि इतना आउट ऑफ द बॉक्स पीपल्स पार्टी जाकर रिएक्ट करेगी? देखिए, दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये फोरगॉन कंक्लूजन है उबैद के जो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं 44 हैं, 53 का हाउस है, इनडायरेक्ट लोग भी आएंगे इसमें। तो जो हुकूमत को चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए वो 22 का वोट होना चाहिए, तो 23 इस वक्त उनके पास मेंबर्स पीटीआई के पास PMLN के पास हैं। और वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि जी हम तो जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन की वो जीत के तुम आगे चल रहे होते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। और मेजॉरिटी लोग इस बात को मानते हैं कि वो कश्मीरी जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की वजह से इनके साथ इनको वोट कर रहे होते हैं जो पूरे पाकिस्तान में। अगली बात आप जो कर रहे हैं बड़ी अहम बात है कि इसके बाद व्हाट नेक्स्ट। अभी जितना टेम्परेचर जितना बढ़ गया है, अभी आप देख लें एक खामोश अपोजिशन कर रहे हैं अपने जरदारी साहब। अभी आप देख लें एक मुलाकात की थी, अगर आपको याद होगा मोहसिन नकवी साहब ने जब उन्होंने बयान दिया था नए सूबों की बात की थी सिस्टम कोलैप्स करने की, कल उनकी बात दोबारा से लाहौर में उनकी मुलाकात हुई है। बुनियादी तौर पे जो इतलात मिलने हुई यही है कि वो जो जजों की नई तैनाती है उस पे समरी पे वो साइन नहीं कर रहे। आज वैसे बाई दी वे हाई कोर्ट में बड़ा शोर हुआ इस पे और वहाँ पे हाई कोर्ट में भी जजेस हज़रात ने ये बात कही कि जी जरदारी साहब को और जो कंसर्न लोग हैं साइन करने चाहिए, लेकिन जो रिटर्न बयान आया उसमें उन दोनों का नाम नहीं था। तो अब देखें दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो बिलावल भुट्टो साहब तो इस हद तक आगे चले गए उबैद के, वो तो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन चोरी हुआ है और मैं तो PTI के साथ हाथ मिला रहा हूँ और ये कि मैं फजल रहमान के साथ में मैं मिलने जाऊँगा और मेरा ताल्लुक़ वास्ता उनके साथ होगा। सख्त ओपोजिशन का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि खामोश ओपोजिशन हो रही है जरदारी साहब की तरफ से। अब इस पर बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं जिसको कहना चाहिए गवर्नमेंट जो है ना फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि भाई ये तो टाइमिंग जिस पे सुप्रीम कोर्ट सारे हाई कोर्ट्स बैठे जजों की तैनाती है इस पे साइन समरी क्यों नहीं कर रहे। अभी कुछ कहा जा रहा है कि जी शायद प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात होगी। अगली जो बात आप कर रहे हैं फॉल आउट क्या होगा, देखें कुछ इतलात ऐसी हैं कि ये हमेशा की तरह ये कड़ी में उबाल जो आप देख रहे होते हैं थोड़े अर्से बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक बात और कही जा रही है कि जी PTI जो है ना वो अब जोर देगी कि जी वक्त से पहले इलेक्शन होने चाहिए। भी कैसे वक्त से पहले इलेक्शन होंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो अमीर मुकाम की जो अमूर कश्मीर के वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह की, वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें पहले तय हो गई थी। पीपल्स पार्टी ने एग्री किया था कि 3 फेजेज़ में इलेक्शन होगा और ये इलेक्शन कमीशन के पास जाके पीपल्स पार्टी और जितनी PMLN और बाकी जमातें थी उन्होंने इस पर एग्री किया था। अब मामला जो है वो बिगड़ गया है। अभी जो उल्टी गिलती की बात हो रही थी थोड़ा सा से पीछे हटे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो थोड़ा इंटरेस्ट देख रहे हैं जो गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद अब वक्त आ गया है। आपको पता है हमारे मुल्क में 3 साल गुजरने के बाद लोग इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। उल्टी गिनती तो बाकायदा तौर पर शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें ये जो सारा मरहला है मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही कि जो आपने ख़ुद बयान कर दिया जजेस वाला, इसको लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा ओवरऑल दीगर मामलात कई फ्रंट्स पर ख़राब होते हैं। यानी ये सिर्फ सब्जेक्ट टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ नहीं है। तो क्या जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ऑल इन आ चुके हैं तमाम फ्रंट्स पे? ये मेरा सवाल है। क्या वो सिर्फ इधर से भी चाहते हैं कि इधर का गुस्सा भी नून लीग की तरफ डायरेक्ट हो?
असल में माज़रत के साथ उबैद देखें, हमारे मुल्क में इलेक्शन से पहले ही आपको पता है कि अंदाज़ा हो जाता है कि जी किस पार्टी को इक़्तिदार मिलेगा। इवन GB में भी और आज़ाद कश्मीर में भी अब पहले भी हम बात कर चुके हैं। जो पहले अंडरस्टैंडिंग हुई थी, मेरी तला तो यही अभी तक कि वो GB के बाद आज़ाद कश्मीर में भी इनको कहा जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि 12 सीटें जो है उसमें बिल्कुल नाकामी हुई जो महाजरीन की हैं, उसके बाद से उन्हें कहा जा रहा है कि जी भाई आपने तो सीटें ले नहीं सके। अगर धांधली हुई है कोई बड़े पैमाने पे हुई तो आप बताएं, छोटे पैमाने पे तो हर जगह पे आप पता है 19-20 हर चीज़ होती है। अमेरिका जैसे इलेक्शन में भी धांधली होती है। 2016 के इलेक्शन को आपने देखा जो जिस तरीके से हुआ था, और जो उससे पहले ओबामा साहब ने उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने माना ही नहीं था। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त जो थोड़ी बहुत जो बात हो रही है वो दबाव बढ़ाने की बात हो रही है। बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूँ उबैद आपको कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने बड़ा वाज़े तौर पे ये मोहसिन नकवी को कल कहा है कि कम वक्त में हमें सिंध में नए सूबे, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट किसी सूरत हाल में कबूल नहीं है। अब ये बात बड़ा वाज़े तौर पे बताई जा रही है कि अब इंटरवेंशन डीप स्टेट का या इस्टेब्लिशमेंट का होगा, किस हद तक वो सीरियस हैं। पहले तो कहा जा रहा था कि जी एक रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम के बाद मामला कैबिनेट में जाएगा, फिर 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए इसको कर लिया जाएगा। रेफरेंडम कराने का मतलब सिर्फ ये था कि एक सियासी दबाव आ जाएगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे कि ये वो फैसला करें कि आपने सूबे बनाने हैं या बल्दियाती हुकूमतों की तरफ आपने जाना है। तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम कंसेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए सारी पार्टियाँ अपनी जगह लगी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इतलात आ रही हैं नवाज साहब तो और उनके हल्के के लोग जो कह रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, और आपने मोहसिन नकवी साहब पे जब दबाया आया था उसके बाद उन्होंने कह दिया था कि जी शहबाज शरीफ अपनी 5 साल की हुकूमत पूरी करेंगे। एपरेंटली लग रहा है कि ये चीज़ें गिव एंड टेक के साथ ही हल होगी। लेकिन अब एज तक ठीक है, यानी इसमें देखना ही होगा कि कौन जो है वो के मामले में हुकूमत खड़ी होगी, ज़्यादा मार्जिन जो है वो ले जाता है, कौन ज़्यादा क्या कहना चाहिए फ़र्क से ये जीत अपने नाम करता है, क्योंकि जीत तो आखिर में सबकी होनी होनी है। बहुत शुक्रिया श्याम साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद आप सुनेंगे। वेलकम बैक। ट्रंप झुक गए, ताकत का गुरूर टूट गया। खलीज फारस में अमरीकी हैबत का जनाजा निकल गया। जो कल तक तेहरान को मिटाने की धमकियां दे रहा था, आज वही ट्रंप खामोशी से पीछे हट रहा है। आपने हॉर्मुज़ की बंदिश ने सुपर पावर की चीखें निकलवा दी। व्हाइट हाउस के बंद कमरों से ऐसी खबर बाहर आई है कि जिसने सबको चौंका दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सीनियर मुशीरों के साथ निजी महफिलों में ये तस्लीम कर लिया है या ये हिंट किया है कि वो किसी एटमी मुआहिदे के बगैर भी ईरान जंग से पीछे हटने को तैयार हैं। शर्त सिर्फ और सिर्फ एक है कि ईरान आबना हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दे। अच्छा, यहाँ ये भी याद रखना होगा कि जंग आबना हॉर्मुज़ पर शुरू नहीं हुई, जंग के बाद आबना हॉर्मुज़ बंद हुई, तो ये बेसिकली कोलैटरल है। लेकिन ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, वही ट्रंप जो एटमी प्रोग्राम के खात्मे और सख्त तरीन शराइत के बगैर बात करने को भी तैयार नहीं थे। रोज़ बड़े हमले, ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा देने की धमकियां तक लगाते रहे, और आज सिर्फ आबना हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए अपनी तमाम साबिक़ा शराइत से वो दस्तबरदार होने पर राज़ी हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात और ये मुतालबा मानने को तैयार है? जवाब है बिल्कुल नहीं। वो क्यों? ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने दो टोक अंदाज में ये कहा है कि अमेरिका के साथ बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ये सिर्फ और सिर्फ सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला है ताकि बातचीत का, मुज़ाकरात का माहौल बन सके। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने आबना हॉर्मुज़ खोलने के लिए ऐसी शराइत रख दी हैं कि जिनका कबूल करना वाशिंगटन के लिए डेफिनेटली मुश्किल है। ईरान इलाकाई इत्तेहादी ग्रुप के ख़िलाफ़ जंग का मुस्तकिल खात्मा चाहता है, बंदरगाहों की नाकाबंदी और अमरीकी अफवाज का इनखला भी चाहता है, और सबसे बढ़कर ये कि जंग में होने वाले नुकसानात का मुआवजा और फिर मुंजमद असासों की वापसी के मुतालबात भी शामिल हैं। ईरान के सख्त मौक़िफ़ के बाद खुद ट्रंप ये एतराफ़ कर रहे हैं कि ईरान के साथ सिर्फ महदूद या जुज़वी पैमाने पर ही बातचीत हो रही है। ट्रंप ये भी दावा करते हैं कि ईरान में शदीद महंगाई है और उनके पास अपने फ़ौजियों को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं, और उन्होंने जो ईरानी करेंसी है और अमेरिकी डॉलर है उसका जो फ़र्क है वो भी बताया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से अमेरिकी करेंसी तगड़ी है और ईरान जो है वो किस तरह से दबाव का शिकार है। लेकिन एग्जैक्टली ईरान के लिए करेंसी डिवैल्यूएशन कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा। ईरान के लिए इस वक्त उसको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसके सर्वाइवल का एक ही मामला है और वो है आबना हॉर्मुज़, और इतनी आसानी से वो शायद इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये जानते हुए भी कि अगर वो आबना हॉर्मुज़ खोल दे तो अमेरिका जंग ख़त्म कर देगा। वो तो कहता है हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, और आबना हॉर्मुज़ ज़ाहिर है उसका टैक्टिक है। तो एग्जैक्टली अब अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस बच गए हैं, ये वो सवाल है जो हर कोई पूछ। अमेरिका अगर इतना पीछे आ चुका है और अपने मौक़िफ़ से इतना
आप कह लीजिए कि चेंज ले चुका है, तो एग्जैक्टली अब अमेरिका क्या क्या कर सकता है, क्या उसे करना चाहिए और ईरान को क्या रूम देना चाहिए अमेरिका को, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अली चिश्ती साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये इस वक्त जो सूरत हाल है कि जिसमें ईरान ये कहता है कि हम डेफिनेटली मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं, बाकायदा मुज़ाकरात नहीं है, लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो रिपोर्ट है कि जिसमें वो बताते हैं कि क्लोज सर्कल में ट्रंप ये कहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा अगर आबना हरमुज़ खुल जाए। आप समझते हैं कि अमेरिका सारा कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अब ईरान को ये समझ आ गई है कि उसके पास उसके हाथ क्या लगा है और वो उसे छोड़कर अब किसी सूरत राज़ी नहीं होगा। इवन जब ये जंग ख़त्म हो जाए तब भी उसके बाद भी उसे अंदाज़ा हो गया उसका पोटेंशियल क्या है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। ऑफ कोर्स आई थिंक अभी जो सिचुएशन जो अभी है वो यही है कि ओमान और ईरान की जो बातचीत है वो ख़त्म हो चुकी है और एक एग्रीमेंट हो चुका है मिडिल रूट का, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का। ये अनाउंसमेंट किसी भी वक्त आ जाएगा। अमेरिकन जो हैं वो डीएस्केलेट करना चाहते हैं, अभी से नहीं, 2025 की उनकी जो पॉलिसी बयान आया था वो नेटो से भी और रीजन से डीएस्केलेट करना वैसे भी चाहते थे। ये जंग ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स में तब्दील हो गई है और वॉर फटीग आने लगी है अमेरिकन को भी, और ये बात ऑफ कोर्स दुरुस्त है ईरानियों की तरफ भी, लेकिन ऑफ कोर्स ईरानी इस बात को समझ चुके हैं, दे गॉट नथिंग टू लूज, और वो इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं जो कि रीजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब ये कोई 15 से 20 दिन की विंडो है जिसमें सबको डिसाइड करना है, इंक्लूडिंग ईरान को भी, जीसीसी को भी, अमेरिका को भी और मीडिएटर्स को भी, चारों फरीकों, कि इसका करना क्या है। अगर ईरान अपनी ऑफ कोर्स इस चीज को ज्यादा एक्सटेंड करता है तो आप देखेंगे अमेरिकी हमले ऑफ कोर्स और शिद्दत से स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर जो ओमान के साथ एग्रीमेंट हो चुका है उसकी अनाउंसमेंट जल्दी हो जाती है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की कोई एग्रीमेंट ऑफ कोर्स जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है हो चुकी है, तो ऑफ कोर्स अमेरिकन डीएस्केलेट करने के लिए रहेगा और ऑफ कोर्स ईरान पे जो सैंक्शंस हैं वो नहीं हटेंगे ऑफ कोर्स। तो ये सिचुएशन अभी रहेगी, तो स्टेलमेट कहते हैं इसे, और यही सिचुएशन ऑनगोइंग रहेगी। जी अच्छा, इसमें अली साहब बुनियादी तौर पे इस सारी सूरत हाल में अगर अमेरिका इस एग्रीमेंट को, इस अरेंजमेंट को मान लेता है, तो हम बार बार ये बात करते थे कि अमेरिकी सदर के पास कुछ होना चाहिए, वो जाकर बता सकें कि अच्छा जी मैंने इस तरह इस जंग को ख़त्म किया, मिड टर्म सर पे हैं, जेडी वेंस डेफिनेटली चाहते हैं कि वो अगले नॉमिनी हो, तो क्या वो यहाँ से इस डील को अगर इसी तरह एग्जीक्यूट करता है, ईरान ओमान एग्रीमेंट, और अमेरिका वापस चला जाता है, तो ये एक विन है अमेरिका के लिए? क्या वो ये बता सकता है वहाँ पे अपने हार्ड कोर वोटर सपोर्टर को कि एग्जैक्टली हम ये करके आए हैं और हमारी ये अचीवमेंट है? इज इट एन अचीवमेंट? आई डोंट थिंक किसी की अचीवमेंट है इस सिलसिले में, लेकिन देखिए इसमें 2-3 चीजें, ये सारी चीजें आइसोलेशन में होनी नहीं। जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की का भी जो बायलैटरल डिफेंस पैक्ट हुआ है वो भी एक वजह है ना, उसकी वजह से क्या है वो इवेंचुअली ईरानियों को भी बताएगा, और जो कि ऑफ कोर्स आज ईरान के फॉरेन ऑफिस की ऑफ कोर्स एक स्टेटमेंट आई जो इन्होंने वेलकम किया इसे, हार्डलाइनर्स को हटा के ऑफ कोर्स उन्होंने ऑफिशियली इसे वेलकम किया है। ईरान को भी समझ में आई है और पाकिस्तानी और टर्किश ने भी उन्हें बताया है, सऊदी ने बताया कि आप लोग चाहते क्या थे कि अमेरिका इस खित्ते से डीएस्केलेट हो, तो कौन आएगा? तो और मसला है, आप तो ऑफ कोर्स हम आपको मना लेंगे, लेकिन इजराइलियों के खिलाफ तो हमें बेसिस चाहिए, तो उसे पाकिस्तान और तुर्की ही फिल कर सकता है अमेरिकन को, और अमेरिकन डीएस्केलेट करने जा रहे हैं। और ये जो आप ट्राइका देख रहे हैं जो एक्सपेंड होगा, जिसमें इजिप्ट, कतर, ऑफ कोर्स कुवैत सब शामिल हो गए, इवेंचुअली एक दिन अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए और ईरान ऑफ कोर्स और गल्फ की कोई एग्रीमेंट हो गया तो ईरान भी इसका हिस्सा बन सकता है। तो इवेंचुअली दिस वुड टेक ऑन आईमैक, जो ऑफ कोर्स इंडिया, इजराइल, ऑफ कोर्स जो एक्सेस है जो कि अफ्रीका से लेके जो है वो ग्रीस तक का वो बनाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स साउथ एशिया को लिंक करना चाहते हैं। तो इवेंचुअली आइडिया तो ये। नंबर 2, जी बिल्कुल ऑफ कोर्स के अगर वो उनकी दूसरी चीज जो लबनान, और अगर आप फलस्तीनियों की बात करें तो हमास ने जो 14 पॉइंट्स हैं वो तो एक्सेप्ट करनी है, इजराइल ने नहीं किए। तो देखिए, तो अमेरिकन्स आर एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ दिस, और अब जब हमास ने कर दिया, इजराइलियों ने नहीं किए, तो अब क्या वजह बच पाती है इजराइल को माफ करने की? तो इजराइल भी ऑफ कोर्स आप एक्सपोज हो चुका है इस सिलसिले में। तो आई थिंक अमेरिकन्स आर इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इजराइलीज की स्पेस कम होती जा रही है, ईरान को पता है इस जंग को जितना प्रोलॉन्ग करूंगा। अली भाई, इसमें बुनियादी तौर पे अब आप ये समझते हैं कि जाहिर है मक्का एग्रीमेंट है, और जिस तरह से आपने उसको पूरा एक्सप्लेन किया है, ये एक नई खींचातानी इसको कह लीजिए, लेट्स से, अगर हम बहुत मोहतात तरीके से भी कहें,
कि गल्फ़ में अपना असर रसूख बरकरार रखने के लिए अमेरिका यहाँ क्या कुछ कर सकता है और उसे इस पर मजबूर करेगा इसराइल। हमें पता है कि वो किस तरह से फॉल्स फ्लैग्स करता रहता है। हमने कतर में देखा क्या हुआ, और इस बीच भी हमने कई मरतबा देखा कि ऐसे मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुए कि जिनकी लोकेशन को ट्रेस बैक करना मुश्किल हो रहा था कुवैत के लिए या बहरीन के लिए। तो ये एक खींचातानी गल्फ़ में अब शुरू होगी कि गल्फ़ अगर निकलना चाहे, यानी वो GCC कंट्रीज चाहें कि हम इस पैक्ट का हिस्सा बने, तो इसराइल चाहेगा कि नहीं यहाँ पर अमेरिकी असर रसूख रहे, या आप समझते हैं कि अमेरिका ने डिसाइड कर लिया और वो ये मान चुका है तभी चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं? Americans does not have an option जी। Of course देखें, एक तो लाइबिलिटी बन चुके हैं GCC के ऊपर, they are unreliable partners। उनके पास कोई एंड अमेरिकन्स आर सेल्फिश सुपर पावर, वो अब सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, वो गल्फ का नहीं देखेंगे, एंड दे वांट टू डीएस्केलेट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये तीनों मुल्कों ने डिसाइड किया, और इसमें इजिप्ट भी बाद में शामिल हो जाएगा, कि हम इस अमेरिकन्स को इससे रिप्लेस करें। इट वुड टेक सम टाइम, क्योंकि उनके जो है डिफेंस वहाँ पे लगा हुआ है। आपने देखा चाइना ने भी इसे जो है बड़ा वेलकम किया, ईरान ने भी आज कर दिया ऑफ कोर्स। लेकिन हमें जो ब्लैक अटैक्स हैं ये देखना चाहिए कि सिर्फ इजरायली तो कर रहे हैं, और इराक से भी ओरिजिनेट हुए, यमन से भी हुए, लेकिन इसमें जो है IRCG के भी ऑफ कोर्स जो प्रॉक्सीज हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। अब उसकी कन्वर्जेंस क्या है? एक और चीज भी डिसाइड हो चुकी है कि देखिए प्रॉक्सीज जो है वो किसी भी शेप में वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आपने देखा इराक में सितंबर की डेडलाइन है, सीरिया वो टेक ऑन ने स्टार्ट कर दिया है काम, ऑफ कोर्स लबनान में भी एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है। तो ये जो प्रॉक्सीज वाला जो पार्ट है वो भी ईरान को कुछ सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी टू गेट इनटू कॉन्फिडेंस विद द GCC और ये जो नए ट्राइलैटरल है। और मेरे ख्याल से ये बातचीत से मामला हल हो जाएंगे। असली प्रॉब्लम बचा है अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहाँ पे ऑफ कोर्स आपकी ब्लॉकेट है। मेरे ख्याल से वो भी ब्लॉकेट जो है, अगर कोई हमने जैसे डिस्कस किया कि ओमान और ईरान की अंडरस्टैंडिंग के साथ, और विद ऑफ कोर्स टोल जो है, और वो जो टोल है वो ईरान कहता है कि मैं अपने वॉर डैमेजेस के लिए ऑफ कोर्स लेना चाहता हूँ। आई थिंक उस पर GCC का भी एग्रीमेंट आ चुका है, तो ये चीज अब क्लोजर की तरफ जा चुकी है। एक और चीज मैं वेरी इंपॉर्टेंट कहना चाहूँ कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये जो ट्राइलैटरल बना है किस लिए? ए, अमेरिकन को रिप्लेस करने के लिए, B, प्रॉक्सीज को टेक ऑन करने के लिए। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि अगर सऊदी अरेबिया हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया तो उसका क्या होगा? तो इस बार सऊदी अरेबिया और तुर्की भी साथ खड़े होंगे पाकिस्तान के, काइनेटिकली एंड नॉन काइनेटिकली। इट इज वेरी क्लियर जी इस पैक्ट में ना। एक और सवाल आता है ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि ये ड्रोन हमला हो गया सऊदी अरेबिया पर, डिफेंस पैक्ट एग्रीमेंट का क्या हुआ? तो देखिए, जो डिफेंस एग्रीमेंट्स होते हैं वो ड्रोन हमलों के लिए नहीं होते, ये तो उनकी लोकल कैपेसिटी है सऊदी अरेबिया की टेक ऑन ड्रोन। ये जब इन्वोक होते हैं जब बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, या ऑफ कोर्स या डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आए, या सोवरेनिटी का कोई इशू क्रिएट हो, तो जब ये इन्वोक होते हैं तब डेफिनेटली ये अमल में आएगा, और फिर वो एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। खैर, बहुत शुक्रिया अली चेशी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। एक खबर, एक हौलनाक कत्ल ने पूरे निज़ाम का नकाब उतार कर रख दिया। सिंध हुकूमत से लेकर सिंध पुलिस तक सभी कटहरे में खड़े हैं। किसे बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, इस सब के पीछे कौन है, ये बहुत सारे सवालात हैं। कराची के ताजिर मीर रज़ा अली का केस अब सिर्फ एक कत्ल का मामला नहीं रहा, बल्कि ये इंसाफ, कानून और हुक्मरानी पर भी सवालिया निशान बन चुका है। आखिर क्यों एक वाज़ेह कत्ल को पहले दिन से दबाने या खुदकुशी का रंग देकर इसे छुपाने की कोशिश की गई? वो कौन से बासर और ताकतवर हाथ हैं कि जिन्हें बचाने के लिए इस पूरे केस को मिसहैंडल किया गया? केस का आगाज़ वहाँ से होता है कि जहाँ मीर रज़ा की लाश मिलती है और पुलिस बगैर किसी ठोस फॉरेंसिक तहकीक के फ़ौरन इसे खुदकुशी का रंग देकर फाइल बंद करने की जल्दी में दिखाई देती है। लेकिन जाहिर है सच ज़्यादा देर तक नहीं छुपता है। जब जिना हस्पताल की एडिशनल MS डॉक्टर सुमैया सैयद ने इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पर संगीन सवालात उठाए तो पूरा पुलिस निज़ाम हिल कर रह गया। कराची के सरकारी अस्पतालों के पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक अमल में इतनी खामियां मुसलसल मौजूद हैं या सिर्फ और सिर्फ ये इस केस में हुआ है? जिस MLO ने पहला पोस्टमार्टम किया है और गलत रिपोर्ट बनाई है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, और क्या इस निज़ाम को सिरे से A to Z चेक भी किया गया है या नहीं किया गया है कि आइंदा इस तरह के मामलात ना हो?
वहीं साथ ही साथ एक खामी या एक गफलत, एक कोताही की निशानदही करने पर वज़ीर दाखिला सिंध ये क्यों कहते हैं कि डॉक्टर सुमैया सैयद ने बुनियादी तौर पर सिंध हुकूमत की बदनामी करवा दी है, सिंध पुलिस की बदनामी करवा दी है। ये आपको याद होना चाहिए कि किसी भी टॉक शो में बैठकर बात करने से पहले वो ख़त लिख चुकी थी। उन्होंने पहले इंटर डिपार्टमेंट ही कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना तो फिर वो अपने सवालात लेकर डेफिनेटली पब्लिक के पास आई हैं, और जब वो पब्लिक हुए तो केस का जो रुख है, जाविया है, वो बदल चुका। और अब आपको पता है कि एग्जैक्टली खबर कुशाई के बाद नए मेडिकल बोर्ड ने, और वो नया मेडिकल बोर्ड भी एक मसले का शिकार रहा कि वो 8 रुकनी होगा, फिर 5 रुकनी हुआ, फिर दोबारा 4 लोग अपने ले आए, फिर 8 रुकनी पे चला गया। और जो फिर पोस्टमार्टम हुआ है उसने डेफिनेटली रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जो हकाइक सामने आए वो डेफिनेटली बहुत परेशान कुन है, और ये सब नज़रअंदाज हो गए थे। ये इंकशाफ हुआ है कि नौजवान को कमर में ही गोली मारी गई थी और उसकी शनाख्त मिटाने के लिए चेहरे और हाथों पर तेज़ाब भी फेंका गया। इस हौलनाक इंकशाफ के बाद डेफिनेटली ये सवाल उठता है कि पुलिस और इब्तदाई मेडिकल टीम ने, फॉरेंसिक ने, क्राइम सीन यूनिट ने इतने बड़े और वाज़ेह ज़ख्मों को और तेज़ाब के निशानात को आखिर ख़ुदकुशी का नाम दिया तो दिया कैसे? क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ गफलत थी, या फिर इसमें कोई और पहलू, कोई और उनसर भी शामिल है? अब तक क्या कुछ हुआ है? जुडिशल इंक्वायरी की भी बातें हो रही हैं। क्या कुछ पता चल रहा है? आज भी गालिबन 2 घंटे से ज़्यादा ये इजलास चला है इंक्वायरी कमेटी का। ढूंढ क्या रहे हैं, सवालात क्या हैं, और एग्जैक्टली किस हद तक जवाबात हासिल करने में कामयाब होंगे? हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार इस केस को फॉलो कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। खुरम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। खुरम, इस वक्त एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या चल रहा है केस? अब डेफिनेटली डायरेक्शन तो क्लियर हो गई कि खुदकुशी नहीं है। एक तवील इजलास भी हुआ है आज। क्या सवालात हैं अब एग्जैक्टली सामने, और किस डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं? कोई सिरा मिला है कि कोई अगर ये काम करेगा तो क्यों करेगा? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो 365 जो कि अगवा का एक केस था वो 302 में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही इसमें जो है वो एक दफ़ा और शामिल की गई है जो कि 201 ये वो है जो गफलत हो गई है, शवाहिद छुपाने की दफात है। इस हवाले से भी अब तहकीकात इसमें की जाएगी। ये फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। अच्छा, अब जो है तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। दूसरा जो पोस्टमार्टम था उसमें ये वाज़ेह हो चुका कि बदतरीन तशद्दुद के बाद गोली मारी गई और फिर कत्ल कर दिया गया। ये चीज़ें सामने आने के बाद एक नई टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है, जिसके DIG जो क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन है आमिर फारूकी, जो कि शहर में अच्छी शोहरत रखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, और बड़े बड़े केसेस के अंदर उनको शामिल किया गया है। उनको इसमें सरबरा बनाया गया। SSP अली रजा है, उनको लिया गया है। इस तरह इन्वेस्टिगेशन कोरंगी के जो SSP कैस है उनको लिया गया, SSP सेंट्रल है आनंद तजम्मुल, उनको लिया गया। और जो केस के IO बनाया गया है वो है कमांड टाउन थाने के इंस्पेक्टर चौधरी गजन पर, उनको इस केस का जो है वो IO बनाया गया है। काम अब जो है वो केस का आज जो है वो का पहला इजलास हुआ है इस नई जो कमेटी का। इसमें इजलास में बड़े बारीक बिनी से तमाम चीज़ों का जो है वो जायजा लिया गया। केस के पुराने और जो नए शवाहिद हैं उनको इकट्ठा किया गया। तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, टेक्निकल और फॉरेंसिक और तमाम जो रिपोर्ट्स हैं इनको मद्देनजर रखते हुए टीम ये अब आगे बढ़ेगी। आज उनकी मुलाकात भी हुई है। अहले खाना ने जो नई टीम से मुलाकात भी कर ली है, और अहले खाना की जानिब से ये इत्मीनान का इजहार किया गया, और उनका यही कहना है कि वो मुतमईन है इस चीज़ से कि जो टीम बनाई गई है वो उसको एतमाद रखते हैं। अच्छा, जिया लंजार साहब, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और एडिशनल IG कराची ने भी रजा के घर का दौरा किया था, वहाँ गए थे, ताक़ियत भी की। साथ साथ जो जिया लंजार साहब की जानिब से कहा गया कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाएगा ताकि केस की अच्छी और बेहतर तरीके से तफ्तीश उसकी हो सके। अच्छा, देखने में फिर ये आया कि जो कमेटी के बनने के बाद जो रजा के वालिद हैं उनका ये कहना है कि हमें इत्मीनान है, जो नई कमेटी बनी है DIG आमिर फारूक की सरबराही में, उससे उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया, और उनका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ती है कमीशन की तो बाकायदा तौर पर उसकी हम दरख्वास्त देंगे और फिर कमीशन जो फैसला करे। तो अब वो जो सिरे रह गए थे खुरम कि वो गेस्ट हाउस है, वो गेस्ट हाउस किसका है, वो गेस्ट हाउस में गया या नहीं गया, वो फ़ोन कॉल्स किसकी आ रही थी लास्ट मिनट, वो फिर बीच में 1-2 ऑडियो कॉल्स आ गई, रज़ा के वालिद की भी, रज़ा की अपनी ख़ुद की। क्या पता चल सका है कि वो किन लोगों से मुखातिब हैं, किन लोगों के देनदार थे, वो कौन लोग हैं, उनका क्या असर रसूख है? ये जो डॉट्स या पज़ल के पीसेस मिसिंग थे वो मिलना शुरू हुए हैं, उनको ढूंढ रही है पुलिस इस वक्त? देखिए, इस केस की तफ्तीश का जो है वो बाकायदा आगाज़ तो पहले हो चुका था। मुख्तलिफ इदारे भी इसमें जो है वो तफ्तीश कर रहे थे। जो रज़ा का CDR है, उस CDR के मुताबिक रज़ा से जिन जिन लोगों ने बात की है उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, जिसमें अली का नाम एक आया है, एक अब्दुल्ला नाम आया है जिसमें इनकी गुफ्तगू हुई है। अब्दुल्ला जो कि रज़ा के बड़े करीबी दोस्त भी बताए जा रहे हैं। तो और साथ ही जो गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस का तस्करा और जिक्र कुछ इस तरह से है कि जो लास्ट लोकेशन थी
जो कि एक ऑनलाइन राइड बुक की गई थी रजा की जानिब से। रजा उस गेस्ट हाउस के सामने उतरे थे और फिर वो चलते हुए सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो सकी है कि वो गेस्ट हाउस में गए थे या नहीं। वहाँ के इतराफ़ की सीसीटीवी फुटेज जो हासिल कर ली गई है, लेकिन इब्तदाई तौर पे जो तहकीकाती टीम ने जिस पे काम किया था, जो पहली जो टीम थी, उनकी जानिब से ये चीज़ बताई गई थी कि ज़राए ने ये बताया था कि रजा जो है वो गेस्ट हाउस में नहीं गए थे। तमाम रजा के वालिद हैं, उनकी जानिब से गेस्ट हाउस की निशानदेही की गई, जिस पर छापा भी मारा गया और वहाँ से 6 जो मुलाज़िमीन थे उस गेस्ट हाउस के, उनको भी हिरासत में लिया गया है, वो भी इस टाइम तफ्तीश के दायरे में है। अब जो नई टीम है, नई टीम से जो पुरानी टीम के एसएसपी थे ईस्ट के ज़ुबैर नज़ीर शेख और एसआईयू के जो एसएसपी हैं समीउल्लाह सोंगो, दोनों ने ही नई कमेटी से मुलाकात की है। जो उनके पास जो तहकीकात पहले की गई थी उस हवाले से भी इस इजलास में जो है वो बातचीत की गई है और पुराने शवाहिद भी हासिल किए गए हैं और जमा किए गए हैं। और मे भी इसमें जो है वो ज़रा ये बताते आप मुझे ये बताइएगा ज़रा, इसको अगर हम थोड़ा सा सादा करें, आसान करने की कोशिश करें। रज़ा अपने घर से निकला, कितने बजे निकला ये हमें मालूम है। गाड़ी जब पहुंचती है उस गेस्ट हाउस के आसपास, वहाँ जब वो गाड़ी से एग्ज़िट लेता है वो टाइम है। जो मौत का वक्त है वो भी हमें पता है। इस बीच के जो मिनट्स हैं वो कितने मिसिंग मिनट्स हैं और उसमें कहाँ कहाँ ट्रेस मिल रहा है और कहाँ कहाँ बिल्कुल आप कह लीजिए कि ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ वो ट्रेस नहीं हो पा रहा कि वो एग्जैक्टली कहाँ था, क्योंकि इसी बीच तशद्दुद हुआ है, इसी बीच तेज़ाब फेंका गया, इसी बीच कत्ल हुआ है ना। देखिए, रजा 4 समथिंग कुछ मिनट पे जो है वो घर से रवाना हुए थे और उसके बाद उनकी जो लोकेशन है 1.5 से 2 घंटे के बाद की जो सफ़र उन्होंने मुसाफत की, कि दोस्तों से ही मिले। इस दौरान टेलीफोन कॉल पे भी बात हुई है, जो कि पीडीआर भी आया है कि 4 बज के कुछ मिनट से गुफ्तगू हुई है और साथ ही जो है 4:20 से लेकर 4:40 तक कुछ 8 मैसेजेस भी रजा के मोबाइल फ़ोन पे आए जो कि सीडीआर में मौजूद हैं। ताहम अब जो नई कमेटी है वो नई तरीके से इस केस की तहकीकात करेगी कि आया कि और भी क्या मामला थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं चीज़ें सामने आई हैं कि जो नई कमेटी उन शवाहिद को भी इकट्ठा करेगी जो शायद मिस हो गए हैं या छुपाए गए हैं। तो दोनों जावियों से इस केस को अब शुरू किया जाएगा। आज जो नई जो कमेटी है उसका इजलास हुआ, साथ ही जो फैमिली थी उन फैमिली से भी मुलाकात की है नई कमेटी ने और उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको सुना गया है, बाकायदा नोट किया गया है। अब जो बाकायदा इस केस की तफ्तीश है वो उसका आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें एक बड़े माहिर अफसर हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि उनको शामिल किया गया है। बयानात हैं वो अब लिए जाएंगे, दोबारा से बयान लिए जाएंगे। ये तयन हो सका है कि रज़ा ने और उनके वालिद की भी, क्योंकि ऑडियो आई जिसमें वो किसी से पैसों से मुतालिक की बात कर रहे हैं, इन दोनों पर इंडिविजुअली, क्योंकि बच्चे वालदा के साथ रह रहे थे, वालिद अपनी ऑडियो में ख़ुद कह रहे हैं कि मेरा कराची में कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी रज़ा के वालिद ने कितने लोगों से कर्ज़ लिया हुआ है और क्या उसकी रकम है ये अगर पता चल सका, और रज़ा से मुतालिक भी कोई एग्जैक्ट मालूमात मिल सकी हो, उनके फ़ोन में कोई डाटा ऐसा मौजूद हो कि उन्होंने किस किस से कितने पैसे लिए हुए हैं, ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि अगर उन पर कर्ज़ था और अगर कर्ज़ की वजह से कत्ल हुआ तो फिर उसको नैरो डाउन करना मज़ीद आसान हो जाता है कि किसका ज़्यादा कर्ज़ था, कौन ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा था, क्या मामला थे। देखिए, इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखा जाएगा। साथ ही इसमें मैं आपको एक चीज़ का इजाफा करूँ कि जो 6 अफराद के बारे में बताया गया था हिरासत में है, उसमें उनकी तादाद 6 से बढ़ी है, क्योंकि कुछ दोस्त को भी हिरासत में लिया हुआ है। पार्टनर्स जो हैं वो भी पुलिस के पास शामिल तफ्तीश है। तो पुलिस तमाम एंगल से, जो अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम है इसको तमाम एंगल से तफ्तीश करेगी कि वो पार्टनर्स को भी जो है वो पूछगछ की जाएगी कि उनकी कितनी रकम थी, क्योंकि जो वॉच थी रज़ा की, उसको जब अनलॉक किया गया था कुछ मैसेजेस मिले थे कि उनको 3 करोड़ रुपए की रकम की ज़रूरत है, तो किस तरह की चीज़ें भी सामने आई थी। तो अब केस की जो तफ्तीश है बहुत ही बारीक-बीनी से की जाएगी। जो मैसेजेस हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाएगा, जो वॉइस मैसेजेस आए थे उनको भी सामने रखा जाएगा और साथ ही जो वॉचेस से मैसेजेस मिले। इसमें एक चीज़ और भी है, एक चीज़ और भी ज़रा इसकी क्लैरिटी लाइएगा कि ये डेफिनेटली रजिस्टर्ड बिज़नेस होगा, ये मुख्तलिफ मोड ऑफ पेमेंट से पैसे ले रहे होंगे, ज़्यादातर लोग कार्ड चार्ज करते हैं या कैश में भी चल रहा होता है। ये एक रजिस्टर्ड बिज़नेस, इसके 3 पार्टनर्स, डेफिनेटली कोई ना कोई लिखत पढ़त होगी। अगर ये तीनों पार्टनर्स थे और अगर बिज़नेस लेट से नुकसान में था तो इसमें बाकी पार्टनर्स पे भी कर्ज़ होगा या बाकी पार्टनर्स भी नुकसान में गए होंगे, क्या कुछ वो बता सके हैं कि वो भी नुकसान में थे, या ये मीर रज़ा अली ख़ान का कोई और वेंचर है जहाँ पे उनको ये नुकसान हो रहा था जिसको पूरा करने के लिए वो किसी से 3 करोड़ रुपए मांग रहे थे? देखिए, इसकी जो लगभग रकम तो इससे कोई इससे ज़्यादा सामने आई थी, लेकिन अब केस ही तब्दील हो चुका है और अब सिर्फ तफ्तीश ये की जा रही है कि मर्डर करने की, कत्ल करने की वजह क्या बन गई।
वो आया कि रकम बनी है या कोई जाती दुश्मनी थी रजा से, ये कत्ल क्यों किया गया। क्योंकि कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जब पोस्टमार्टम हुआ है दोबारा तो रजा के मुंह से कुछ ऐसे केमिकल एक्सट्रैक्ट मवाद भी मिला है जो या तो रजा को पिलाया गया है या रजा के चेहरे पर डाला गया, जिससे चेहरा जो है वो 25 से 30 घंटों में ही ऐसा हो गया था कि वो नाकाबिल शनाख्त था, फिंगरप्रिंट हाथ से मिल चुके थे। तो ये तमाम चीजें जो है वो अब मद्देनजर रखी जानी है, क्योंकि जो मवाद मुंह से निकाला गया है पोस्टमार्टम में, दूसरे पोस्टमार्टम में, वो केमिकल एग्जामिन के लिए भेजा गया है। अब उसकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आएगी। और डेफिनेटली बहुत सारे सवालों का जवाब फिर मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन सवाल ही सवाल हैं और इन सवालों पर हम नज़र रखे हुए हैं। खुर्रम गुलजार ने हमें अपडेट किया। खुर्रम, थैंक यू। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।